नमस्कार। आप लोग का स्वागत है अभ्युदय एकेडमी में। और हम देख रहे थे इसमें साइंस सीरीज, और उसमें से 12 सीरीज देख चुके थे और 13वां आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं। तो लैक्टोमीटर से क्या यूज करते हैं, दूध की शुद्धता या दूध की डेंसिटी जो भी है वो नापते हैं लैक्टोमीटर से। थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। मल्टीमीटर होता है, मल्टी गेज यानी कोई भी चीज़ कई चीज़ नापने के यूज में आता है। और बैरोमीटर से वायुमंडलीय प्रेशर नापते हैं, वायुमंडल का दबाव मापने का यूज में आता है बैरोमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 101 का बी हो गया सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। सदिश या वेक्टर राशियाँ क्या होती हैं। यानी इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से आपको सदिश राशि बतानी है, कौन सी है। तापमान, लंबाई, वजन। जो तापमान, लंबाई और वजन है ये अदिश राशियाँ हैं, और ये जो वेग है ये सदिश राशियाँ हैं। तो आइए देखते हैं सदिश राशि की डिफिनीशन क्या होता है। तो ऐसी राशि जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण एक्सेट्रा। और द्रव्यमान, ताप, लंबाई, चाल, ये सब अदिश राशियाँ हैं। लंबाई का डायरेक्शन फिक्स नहीं है कि किस डायरेक्शन में लंबाई है ज़्यादा। और विस्थापन में एक निश्चित डायरेक्शन में विस्थापन होता है, तो विस्थापन सदिश राशि, और लंबाई या दूरी जो होती है वो अदिश राशि होती है। क्वेश्चन नंबर 103 का देखते हैं। एक ब्लास्टिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है। इसमें कौन सा गुण होता है कि ये स्याही सोखता है। ब्लास्टिंग पेपर जो होता है स्याही सुखाकर केशिका कैपिलरी के उपयोग से, ठोसकरण से, वाष्पीकरण से। तो जो केशिका है, कैपिलरी इफेक्ट है, इसके कारण स्याही सूखता है। और क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। रेडियो तरंगे, रेडियो ए मिलान करना है। 4 ऑप्शन दिया है, 4 चीज़ें दी हैं, चारों सही ऑप्शन। रेडियो तरंगे किस में यूज आती हैं। तो रेडियो तरंगे टीवी चलाने, टेलीविज़न चलाने, सेलुलर फ़ोन के चलाने में यूज होती हैं। तो पहला का कौन सा था, रेडियो तरंगे सेलुलर फ़ोन, टीवी, टेलीविज़न, रेडियो। और सूक्ष्म तरंगे यानी माइक्रोवेव। माइक्रो ओवन आप लोगों ने सुना होगा, चीज़ों को गर्म करते हैं। तो माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे होती हैं घरेलू कैंसर। गामा किरणें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा तीव्र वेग होती हैं, तो कैंसर के सेल को जो वो नष्ट करती हैं। तो अवरक्त किरणें होती है, रिमोट सेंसिंग में यूज आती हैं। और सूक्ष्म तरंगे विमान नेविगेशन, इस्तेमाल रडार प्राणी में यूज आती हैं। तो ये ऑप्शन सी हो गया हम लोग का, शायद हाँ सी हो गया। सी हो गया। रेडियो तरंगे कहाँ यूज आती हैं, टेलीविज़न में, टेलीविज़न सिस्टम में, सेलुलर फ़ोन में, रेडियो में रेडियो तरंगे यूज आती हैं। और माइक्रोवेव का रडार के उपकरण सूचना में तथा माइक्रो ओवन में भी किया जाता है। रडार के उपकरण सूचना में, विमान नेविगेशन में माइक्रोवेव का यूज किया जाता है। पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा। अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड को रिमोट स्विच में किया जाता है, और गामा रे को कैंसर के मारने वाले सेल में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति दे दिया है, 50 हर्ट्ज, और इसकी तरंग दैर्ध्य है 4 मीटर, लेमडा दे दिया है 4 मीटर, और चाल पूछा है। तो v इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं फार्मूला एक, एन लेमडा। तो एन दे दिया 50 और लेमडा दे दिया 4, तो 50 चौको 200 मीटर पर सेकेंड
वेलोसिटी आ जाएगी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 105 का। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस लंबाई ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। दूर दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आँखों का वह दोष है जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती हैं। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं पर नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसका रीजन क्या होता है, मतलब क्या क्या इसमें कमी हो जाती है तो दूर दृष्टि दोष बनता है? जो नेत्र लेंस की गोलाई है वो कम हो जाती है, गोलाई कम हो जाती है तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। आपको दूर दृष्टि दोष हो जाएगा तो दूर की वस्तुएं तो दिखाई देंगी पर पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। इसमें फोकस दूरी बढ़ जाती है तो जो प्रॉपर इमेज है वो नेत्र पे रेटिना पे नहीं बनता है, तो नेत्र लेंस की क्षमता भी घट जाती है इससे। परिणाम स्वरूप नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। जब फोकस लेंथ बढ़ जाएगा तो जो इमेज होगा वो रेटिना के पीछे बनेगा। तो दूर दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनता है। 107 का ऑप्शन सी। ऑप्शन 108 क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। विभवांतर को स्थिर रखते हुए, यानी वी स्थिर है, एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है। यानी V इक्वल टू हम लोग आई आर पढ़े हैं, ये फार्मूला है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R। ठीक है, तो एक दूसरा फार्मूला लिखते हैं। तो ये V तो सेम है, वोल्टेज सेम है, I का जगह पे I1 और की जगह पे R/2 आधा प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाए 2 टाइम्स V/R। तो V/R को हम I लिख सकते हैं यहाँ से। तो I1 इक्वल टू 2I, यानी धारा दोगुना हो जाएगी। तो क्या पूछा, विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, परिपथ का प्रतिरोध आधा हो जा रहा है, R/2 हो जा रहा है, कर दिया जाए तो धारा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो धारा दोगुना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को, आई होप। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। 9 ओम प्रतिरोध वाली तार को दुगुना कर दिया जाता है। 9 ओम प्रतिरोध वाली तार को दुगुना कर दिया जाता है, यानी उसका रेडियस या डायमीटर दुगुना बढ़ा दें तो तार का प्रतिरोध की गणना क्या होगी? तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, R इक्वल टू ρL/A। एरिया की जगह पे πr² लिख देंगे। ठीक है, एरिया तार का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ये तार है लंबा सा, ये एरिया लेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये πr² होगा, यही r जो है दोगुना कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं R इक्वल टू ρL/π, R को दोगुना कर दिया जा रहा है, पहले तो ये 9 था, तो 2r का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ 4r² होगा, R इक्वल टू ρL/π r² गुणे 1/4। तो पहले तो इतना था, इसकी वैल्यू 9 दे दिया है, 9/4 कितना हो जाएगा 2.25 ओम। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था, 9 ओम प्रतिरोध वाली तार का क्रॉस सेक्शनल जो है उसका दुगुना कर दें तो प्रतिरोध की गणना की हो जाएगी। तो 9 ओम पहले था और बाद में हो जाएगा 2.25 ओम। 110 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत हीटर क्या करता है,
विद्युत हीटर जो है विद्युत ऊर्जा को हीट एनर्जी में या उष्मा एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हेयर ड्रायर क्या करता है, विद्युत एनर्जी को विंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसे बाल सुखा उखा देते हैं। और विद्युत पंखा क्या करता है, विद्युत पंखा जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और हेयर ड्रायर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। विद्युत सेल जो है रासायनिक एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठा किस ओर दर्शाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जो उसका अंगूठा है उसका डायरेक्शन में क्या दर्शाता है। तो अगर फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखेंगे। यदि अपने दाहिने हाथ की फ्लेमिंग कहता है यदि अपने दाहिने हाथ की तीन अंगुलियां अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के समकोण की तरफ करें, मतलब एक दूसरे को तीनों 90 डिग्री एंगल बनाना चाहिए, ऐसे डायरेक्शन में करें। ठीक है, समकोण की दिशा में फैलाएं तो जो तर्जनी अंगुली यानी पहली अंगुली अंगूठा के पास वाली तर्जनी अंगुली तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दर्शाता है, और अंगूठा चालक की गति की दिशा को दर्शाता है। तो मध्यमा जो है धारा की दिशा प्रदर्शित करेगी। तो इसमें क्या है, अंगूठा पूछा है तो फ्लक्स की दिशा, तो अंगूठा क्या था, चालक की गति की दिशा, प्रेरित चालक की गति की दिशा है, और तर्जनी अंगुली फ्लक्स की लाइनें यानी सी से ये चालक की गति की दिशा प्रदर्शित करेगी। ये होता है फ्लेमिंग का नियम। ये है अंगूठा चालक की गति की दिशा, तर्जनी जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो है मध्यमा है प्रेरित धारा की दिशा। ये देखिए मोशन, मैग्नेटिक फील्ड तर्जनी और मध्यमा करंट की दिशा, धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 11 111 हो गया, 111 का सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। भविष्य में रेडियो टेलीविज़न तक के विकास की नींव किसने रखी थी। हाइनरिख रुडॉल्फ हर्ट्ज ने इन सब चीज़ों का नींव रखा था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 112 का। माइकल फैराडे जानते हैं आप लोग क्या रखे थे, अल्बर्ट आइंस्टीन, जोसेफ थॉमसन, बता दिया हूँ सभी। और क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था रूप से दूसरे अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 113 का कि किसी चीज़ है, कोई पदार्थ है, उसके किस चीज़ में परिवर्तन करके, आयतन में, आकार में, घनत्व में, टेम्परेचर में, किस में परिवर्तन करके उसके एक अवस्था से दूसरे अवस्था में किया जा सकता है। तो उसके जो किसी पदार्थ के टेम्परेचर में अगर चेंज कर दें, उसे गर्म कर दें, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। अगर सॉलिड है तो उसको गर्म करें तो जैसे जैसे वो लिक्विड बनेगा तो उनके अणुओं के बीच के जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा और जो फोर्स है वो घटेगा। तो उसके जो टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो उसके आकार में उस पदार्थ के एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिमाण है। तो क्या है, डाल्टन का जो है, डाल्टन सिद्धांत संयोजन के नियम पर आधारित था, मैं बताया था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण नियम पे बेस है।
तो क्या है द्रव्यमान संरक्षण नियम? हम जानते हैं कि सभी पदार्थ या द्रव्य हैं, पदार्थ हैं या द्रव्य हैं, सबस्टेंस जो भी कह लें, सभी पदार्थ या द्रव्य हैं, परमाणुओं से मिलकर बने हैं। अब परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है जो अविभाज्य है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। परमाणु अविभाज्य कण है, उसे विभाजित नहीं किया, जिसे रासायनिक अभिक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 114 का डी हो जाएगा। 115 का देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? ऊर्ध्वपातक क्या होता है? सब्लिमेशन इसे अंग्रेजी में करते हैं। और ऊर्ध्वपातन, अगर सॉलिड है, ठोस है, उसको गर्म करें या जलाएं तो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे पहले सॉलिड से द्रव लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे मेल्टिंग करते हैं, लेकिन ये ठोस से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसे सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं। तो कपूर है, नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, ये सब ऊर्ध्वपातन पदार्थ हैं। और सोडियम सल्फेट जो है ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। तो 115 का ए हो जाएगा ऑप्शन। 116 देखते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होंगे? तो परमाणु संख्या कैसे भरता है? पहले में भरेगा 2, दूसरे में 8, फिर तीसरे में जो बचेगा वो तो 13, 8 2 10 और 3 13 के पहला के सेल होता है ना। KLM चौथा n होता है। और इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं? 2n² के हिसाब से बढ़ते हैं। ठीक है, तो 3 सेल हो जाएंगे। 27 डिग्री टेम्परेचर पर स्थित आदर्श गैस को स्थिर दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दोगुना हो जाता है। तो V1 दे दिया है और V2 दे दिया है। तो V1 अगर V मान लें तो V2 = 2V, दोगुना आयतन हो जाता है। और जब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो टेम्परेचर होता है हमेशा केल्विन में लेते हैं। तो 27 + 273 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड कर देते हैं तो 300 केल्विन आ जाएगा। तो हम जानते हैं V ∝ T या V1/T1 = V2/T2 होता है। ठीक है, तो V1 कितना दिया है? T1 300, V2 2V, T2 निकालना है। तो इससे कट गया, T2 यहाँ चला जाएगा, 300 यहाँ चला जाएगा, तो T2 = 600 केल्विन आ जाएगा। 600 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे तो 600 - 273 करेंगे तो 327 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो 327 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 118 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, नहीं देखना इसमें, क्षार के संबंध में कौन सा नहीं है। स्वाद खट्टे होते हैं, क्षार के स्वाद खट्टे होते हैं। और संक्षारक है, स्वाद कसैले होते हैं, स्पर्श करने के साबुन जैसे होते हैं। तो कौन सा है बताइए आप लोग। तो क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, साल्ट बनाता है तथा जल बनाता है। क्षार का स्वाद कौन सा
क्षार के संबंध में सही नहीं है। क्षार का स्वाद कसैला होता है। क्षार का स्वाद कसैला होता है। क्षार रेड लिटमस, लाल लिटमस को नीला कर देता है। और क्षार को पानी में मिलाया जाता है तो ऊष्माक्षेपी बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है। जब एनर्जी रिलीज करता है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो ऊष्माक्षेपी एक्जोथर्मिक अंग्रेजी में कहते हैं उसे, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर होगा, तो मुझे तो लगता है पूरे सही हैं, तो इसमें कोई सही ऐसा नहीं है। क्षार को स्पर्श करने में साबुन जैसी फील आती है, तो सही है। क्षार स्वाद में कसैले होते हैं, खट्टे होते हैं, सही है। संचारक भी होते हैं, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी पर क्या आधारित है? तत्वों के परमाणु, तत्वों के परमाणु संख्या घटता क्रम होता है। तत्वों के परमाणु संख्या के बढ़ता क्रम होता है। तत्वों के परमाणु भार का घटता क्रम होता है। तत्वों के परमाणु भार का बढ़ता क्रम होता है। तो क्या होता है 119 का, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो हैं उसके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन के हिसाब से रखते हैं। यानी तत्वों के परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी को। तो क्वेश्चन नंबर 119 का बी। क्वेश्चन नंबर 120 का, निम्नलिखित में किसका प्रयोग पीने के पानी को कीटाणुनाशक रहित के लिए किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर, कई बार क्वेश्चन आ चुका है पीछे। तो ब्लीचिंग पाउडर को पीने के पानी के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। अब ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है इसका फार्मूला। और कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है, कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है NaOH, NaOH। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो भूपर्पटी में एल्युमिनियम क्या होता है? भूपर्पटी एल्युमिनियम सिलिका। तो एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, धातु है जो एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। रसोई गैस के रिसाव को आसानी से पता लगाने के लिए आप लोग के घर में LPG सिलेंडर होगा, जब वो गैस निकलती है तो एक विशेष प्रकार की गंध आती है। तो उस गंध को इथाइल मरकैप्टन कहते हैं, इथाइल मरकैप्टन कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन के उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को भंजन कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 125, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को गर्मी और प्रकाश पैदा करती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है उसे दहन कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है उसे दहन कहते हैं, जैसे लकड़ी का जलना, मोमबत्ती का जलना, एक्सेट्रा। तो आई होप आज का सेशन अच्छा लगा होगा आपको। तो धन्यवाद, जय हिंद।